वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, चैप्टर सेकंड। ठीक है, और इस चैप्टर सेकंड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मिस्टर फेयोल ने जो हमें प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं जिनके बेस पर मैनेजमेंट रन करती है। ये रही जरा मिस्टर फेयोल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। ठीक, वैसे तो ऐसा जिसका कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट आप लोगों की थोड़ा ज़रा नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए और कम शब्दों में, ठीक है, तो आप जान सके इसलिए इसको प्रेजेंट किया गया कि हेनरी फेयोल कौन थे? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट इन्हें कहा जाता है। ठीक है, दो तरह के मैनेजमेंट है, हम जानते हैं, साइंटिफिक और जर्नल। इनको जर्नल मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या थे, ये एक माइनिंग इंजीनियर थे, फिर वगैरह वगैरह इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो इनके प्रिंसिपल्स को हम लोग डिस्कस करना शुरू करें। उससे पहले ज़रा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। साहब, ये रहे इनके ये 14 प्रिंसिपल्स जिनको हमने डिस्कस करना है। आज सारे प्रिंसिपल डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स हैं जो पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे 4 करके हम इनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अथॉरिटी बोलते हैं किसको कहा जाता है? कहा गया है कि इट रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स। भाई अथॉरिटी कहा गया है कि भाई किसी पर्सन का जो राइट है, अधिकार है अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड करने का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहा गया है? बोलते हैं इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। बोलते हैं उसकी जो जिम्मेदारी है कि सबॉर्डिनेट की जो उसको ड्यूटी असाइन की गई है वो परफॉर्म करे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है बोथ शुड गो साइड बाय साइड एंड शुड बी वेल बैलेंस। भाई कहने का मतलब ये है कि देयर शुड बी पैरिटी। पैरिटी मतलब होता है बैलेंस। देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो उसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी के हिसाब से उसके पास बोलते हैं अथॉरिटी भी होनी चाहिए, और जितनी अथॉरिटी है उसी के बराबर बोलते हैं उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें बैलेंस नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ ज़रूर होगी। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं एक पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, और बोला गया कि आपने पूरी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है पूरी सिटी में। ठीक है, लेकिन ना आपको कोई राइट दिया गया है किसी को अरेस्ट करने का, ना आपको कोई वेपन दिया गया है कि आप पे कोई हमला करे उसके अगेंस्ट में लड़ने का। ठीक है, तो उससे क्या होगा? कोई बैलेंस नहीं है किसके बीच में? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसी के इक्विवेलेंट उसके पास अथॉरिटी भी हो, और अगर ऐसी ही अगर किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश ए सबॉर्डिनेट फॉर विलफुल नॉट ओबेइंग ए लेजिटिमेट ऑर्डर। बोलते हैं कि मैनेजर के पास बोलते हैं कि ये पावर होनी चाहिए कि किसी अपने सबॉर्डिनेट को, मतलब अपने जूनियर को, वो पनिश कर सके अगर वो जानबूझकर किसी बोलते हैं ऑफिशियल ऑर्डर को ना माने तो। लेकिन साथ में क्या बोला गया? बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू सबॉर्डिनेट फॉर प्रेजेंटिंग हर और हिज केस। बोलते हैं कि भाई लेकिन वो तभी पनिश कर सकता है बिना उसकी बात सुने बगैर नहीं। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने सबॉर्डिनेट की भाई सुनने के लिए भी उसे क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बिना उसकी बात सुने हुए, बिना उसकी साइड की बात सुने हुए वो उसको पनिश कर डालेगा अपने सबॉर्डिनेट को। ठीक है, कि भाई नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और मैं आपको पनिश करता हूँ कि यू आर फायर्ड, आपको मतलब नौकरी से निकाला जाता है या आपको इस महीने की तनख्वाह काट दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं भाई, पहले आप बात सुनेंगे, क्या पता कोई जेन्युइन रीज़न हो भाई। ठीक है, तो बोला कि अगर आपको कोई पावर मिले, अथॉरिटी मिले, तो उसी के इक्विवेलेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया आप अपने सबॉर्डिनेट की बात भी सुने पनिश करने से पहले। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं हम, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट लेवल्स। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोलते हैं जो डिसीजन लेने की पावर है, अगर वो बोलते हैं हायर मैनेजमेंट में जो लोग हैं, मतलब टॉप लेवल पे जो लोग हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, अगर वो लोग अपने पास रखें सिर्फ, ठीक, उन्हीं के पास हो, तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक, जनरली एग्जिस्ट इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये नॉर्मली कहाँ फॉर्मेट कहाँ मिलता है? किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में।
ठीक है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है अब, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो गया भाई, देखते हैं। प्रोसेस ऑफ गिविंग अथॉरिटी एट लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन विद इन देयर पावर्स, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है कि अथॉरिटी लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ तक पहुँचाई जाती है ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सकें। यहाँ आप देख रहे हैं 2 लोग उछल रहे हैं भाई, मतलब कॉपरेशन है लोगों में, सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी भी तरह की कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है दिल्ली में, ठीक। अब आपकी एक ब्रांच है चेन्नई में, एक है कलकत्ता में, एक है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो क्या आप हर जगह हर समय प्रेजेंट रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ठीक है। रोज़ की रोज़ आप हर जगह एक समय में प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो जो आप हर जगह हर समय लोगों को कमांड करते रहें, और अगर मान लेते हैं इसी तरह अगर किसी बिजनेस की 100 ब्रांचें हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो वहाँ के मैनेजर्स हैं उन्हें कुछ पावर क्या करनी पड़ेगी, डेलीगेट करनी पड़ेगी, उन्हें भी कुछ पावर देनी पड़ेगी भाई। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि भाई जो ब्रांच है हर ब्रांच को कुछ पावर्स अलॉट करनी पड़ेंगी कि आप यहाँ पर अपने लेवल पर इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं, और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस है उन्हीं के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती जाती है वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जो बिजनेस का ओनर है वो हर वक्त हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकता है, इसलिए उसे पावर शेयर करनी ही पड़ेगी अगर बिजनेस को क्या है स्मूथली प्रॉपरली रन करना है तो, ठीक है। तो भाई ये बातें थी हमारे पास किसमें, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। बोले किसके लिए सूटेबल है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन किसके लिए बोलते हैं सूटेबल है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। दोनों में जरा हम फर्क भी देख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन और मीनिंग क्या है भाई, बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर एट हायर लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट लोवेस्ट लेवल तक, मतलब कि जो हमारी फर्म में बोलते हैं कितने लेवल होते हैं भाई, एक बोलता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो बोलते हैं जो सबसे लोअर लेवल है वहां तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट है बोलते हैं सूटेबल किसके लिए, सेंट्रलाइजेशन स्मॉलर फर्म्स के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज फर्म्स के लिए, ठीक है। बोलते हैं ऑटोनॉमी, यहाँ पर क्या मैनेजर हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, ठीक। यहाँ पर क्या है कि मैनेजर के पास कम है और यहाँ पर क्या है मैनेजर एंजॉयज मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब ऐसा क्यों भाई, सेंट्रलाइजेशन में आप बोलते हैं फ्री रहेंगे कहाँ से, जब सारी पावर आप अपने पास रखेंगे तो आप सारे काम भी आपको खुद ही करने पड़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आप अपनी पावर अपने जूनियर्स के साथ बांट देते हैं तो आपका काम भी बढ़ जाता है, तो मैनेजर भी क्या होता है थोड़ा जरा फ्री हो जाता है और कुछ और कामों पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं डिसिप्लिन का, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको ओबे करना, यानी ओबीडियंस, उनकी रिस्पेक्ट करना और उनको प्रॉपरली परफॉर्म करना, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ स्टैब्लिश्ड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी इनजस्टिस टुवर्ड्स एनी अदर मेंशन इन एग्रीमेंट्स। भाई जो चाहे वर्कर हैं और चाहे मैनेजमेंट के लोग हैं, सबको बोलते हैं जो भी रूल्स हैं प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई ये तो मैनेजमेंट का आदमी है, ठीक है, तो भाई वो रूल से वो लेट आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं, रूल है तो सबके लिए है। चाहे वो कंपनी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो तो लेट आने पे उसे भी पनिश होना चाहिए, और चाहे वो बोलते हैं लोअर लेवल का कोई एम्प्लॉय हो तो उसके लिए भी पनिश होना चाहिए, और बराबर होना चाहिए। जो रूल्स बनाए गए हैं वो सबको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ वही बात कही गई है, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड, बोलते हैं सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, ठीक है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। बोलते हैं केयरफुल क्यों बोला गया है, केयरफुल इसलिए बोला गया, देखिए पेनल्टीज आप किसी पे ऐसे नहीं लगा सकते। हाँ, आपने किसी ने रूल फॉलो नहीं किया है तो वो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है, और उसी हिसाब से पेनल्टी भी लगे। इस बात की जांच की जाए प्रॉपरली कि हाँ भाई कोई किस हिसाब से उसने रूल फॉलो नहीं किया है। बोलते हैं कि देखिए ध्यान दीजिएगा, दैट द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर
कमिटमेंट्स विदाउट एनी इनजस्टिस टूवर्ड एनी अदर। विदाउट एनी इनजस्टिस टूवर्ड एनी अदर का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा ना हो जो कंपनी में बड़ी पोजीशंस पर हैं उनको तो छूट दे दी जाए रूल और रेगुलेशन से, और जो बोलते हैं लोअर लेवल पर या मिडिल लेवल पर मैनेजर या बोलते हैं एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनको बोलते हैं उनके लिए सारे रूल्स हैं, और जो मैनेजमेंट में उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। तो ऐसा इनजस्टिस नहीं चलेगा, ठीक है। बोला रूल होंगे तो सबके लिए होंगे, नहीं तो किसी के लिए नहीं होंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, भाई इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि जो भी टास्क होता है हमें उसे क्या करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। ए पर्सन डूइंग ए सेम जॉब विल ओवर टाइम स्पेशलाइज इन दैट जॉब, ठीक है। ये बोलते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक काम को बार बार रिपीटेडली करने लग जाता है, ठीक है, तो बोलते हैं उस काम में वो स्पेशलाइज हो जाता है, ठीक है। इसका दी बेस्ट एग्जांपल देखिए, जब आप छोटे थे, ठीक है, तो होता क्या था कि आपकी मम्मी आपके बाल बनाती थी और आपको तैयार करके स्कूल भेजती थी। क्या आज आपको बोलते हैं कि कॉम की ज़रूरत पड़ती है, शीशे की ज़रूरत पड़ती है अपने बाल बनाने के लिए? बहुत कम और रेयर लोगों को पड़ती है, ठीक है। अगर आप गर्ल्स की बात करें तो आज आपको बोलते हैं अपनी बोलते हैं पोनी बनाने के लिए शीशे की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, फटाफट आप बना लेते हैं, मिनटों में बना लेते हैं। लेकिन एक टाइम वो भी रहा होगा जब आपने शुरू में खुद पोनी बनानी शुरू की होगी, मतलब चुटिया बनानी शुरू की होगी, ठीक है, तो आपको कहीं टाइम लग गया होगा, 10 मिनट 15 मिनट, और आज आप मिनटों में बना लेते हैं। क्यों? आप कई सालों से उस काम को कर रहे हैं, तो आज आप उस काम में स्पेशलाइज हो चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी काम हो, जैसे क्या है कि जब शुरू में आपने क्या किया था कि लिखना सीखा था, कोई बच्चा शुरुआत में लिखना सीख रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ए है उसको गलत बोलते तरीके से बनाता है पेंसिल से, बी है उसको गलत तरीके से बनाता है, ठीक है, सी है उसको गलत तरीके से बनाता है। लेकिन जब रेगुलरली उस चीज़ को वो करता रहता है अपनी अलग अलग क्लासेस में, ठीक है, तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे उस चीज़ में क्या होता है, परफेक्ट बन जाता है। आपने भी कभी ऐसा किया होगा। तो क्या आज आपको ABCD बनाने में कोई दिक्कत होती है? बिल्कुल नहीं भाई। क्लास में टीचर बोल रहे होते हैं और आप सुनते सुनते ही लिख डालते हैं। क्यों? आप उस लिखने में स्पेशलाइज हो चुके हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं इस तरह से, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, हर एक्टिविटी को बोला आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आप बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो उसका फ़ायदे भी होते हैं। क्या होते हैं फ़ायदे? लोग स्पेशलाइज होते हैं किसी पर्टिकुलर काम में। और वर्क क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इफ़िशेंसी और इफेक्टिवनेस दोनों आते हैं, ठीक है भाई। किसी काम को हम मोर इफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, प्लस बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो जहाँ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा बच्चे, तो वहाँ पर क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। और टाइम का जहाँ प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है तो वहाँ भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों आ जाती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, हमें काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों में स्पेशलाइजेशन आएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आएगी। क्यों? क्योंकि जब लोग स्पेशलाइज होते हैं तो बोलते हैं कम टाइम लेते हैं काम को परफॉर्म करने में, और वेस्टेज भी कम करते हैं रिसोर्सेज की, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों आती है बिजनेस में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इसको देखते हैं, इक्विटी। भाई इक्विटी मतलब होता है बराबरी यहाँ पर, ठीक है। अगर आप अकाउंट से पढ़ने लग जाते हैं तो इक्विटी मतलब कैपिटल हो जाता है। यहाँ पर इक्विटी बात हो रही है बराबरी को लेकर, ठीक है। बोलते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो मैनेजर्स हैं, कंपनी के टॉप लेवल के लोग हैं, सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। चाहे वो बोलते हैं कि कोई लिंग भेद ना हो कि भाई ये जेंट्स हैं, ये लेडीज़ हैं, कास्ट, क्रीड बोलते हैं, और इवन रिलीजन को लेकर भी, ठीक है। सबके साथ बोलते हैं फेयर, बोलते हैं क्या है, बिहेवियर होने चाहिए। सबको जो रेम्यूनरेशन मिले उनके बोलते हैं कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बोलते हैं मैनेजमेंट को कैसा रहना चाहिए, इम्पार्शियल, ठीक है। मैनेजमेंट को कैसा रहना चाहिए, इम्पार्शियली। देखिए एक वर्ड यूज हो रहा है इम्पार्शियल, मतलब किसी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फेयोल डज नॉट रूल आउट द यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स। फेयोल ने कहा है कभी कभार अगर ताकत का भी प्रयोग करना पड़े, ठीक है, तो वो करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, मानते नहीं हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग होते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन फिर भी करते रहते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे क्या कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह से कि भाई ये तो गर्ल्स हैं इसलिए इनकी नौकरी आसानी से लग जाती है, इन्हें जॉब ज़्यादा, इनको तनख्वाह ज़्यादा दी जा रही है वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों फोर्स का मतलब ये नहीं कि उन्हें पीटें,
फोर्स का मतलब ये है कि उनको पनिश करें, उनकी तनख्वाह काटें या उनकी प्रमोशन रोकें, ठीक है। होना अगर ज़्यादा हो जाए तो जॉब से निकाल दें उनको। फॉर एग्जाम्पल, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड्स टू पोजीशन ऑफ सेक्स एज एक्सेट्रा, ठीक है। किसी मेल फीमेल वगैरह को लेकर भी कुछ नहीं होना चाहिए, खासकर जब कोई क्या है कि छुट्टी मांगने की बात हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिरिट डी कॉप्स। तो भाई इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस प्रिंसिपल को आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के लिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी। बाय बाय।